Greetings from the JEE journey. Here we are going to start a new unit, which is kinematics from physics JEE mains syllabus. In this video, we are going to discuss about motion. So, what is motion? When a position of a particle changes with time with respect to frame of reference, then the particle is called in motion, otherwise in rest. So, what does this mean? This means that if a particle P moves from this point to this point with respect to a frame of reference, which is this one, in time t, then this particle P is in motion. Otherwise, it's in rest. For example, there is another particle Q which doesn't move in time t with respect to frame of reference, this one, then Q is at rest and P is at in motion. तो नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी 3D स्पेस होगी, उसमें हर पॉइंट को शो करने के लिए, हर पॉइंट को मार्क करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। कुछ भी मेजर करना हो तो एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर करेंगे ना, तो वो होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, और वो हर एक पॉइंट को मेजर करता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि पार्टिकल इस पॉइंट पे था, फिर इस पॉइंट पे आया, तो मोशन क्या पॉइंट में अगर चेंज आया था कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, सो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती है। एक होती है ग्लोबल। ठीक है, ये ग्लोबल है, जहाँ पे क्या माना जाता है कि पूरा जो भी 3D स्पेस है, पूरी जो सिस्टम की 3D स्पेस है, उसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा जो हर पॉइंट को मेजर कर रहा है। और सेकंड होता है लोकल। ठीक है, लोकल क्या होता है, एक पार्टिकल पी है, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा के रखिए। ठीक है, सो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाली, वो पार्टिकल पी की कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इससे अगर मोशन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्लोबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके रिस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट इधर से इधर मूव किया तो पी मोशन में कहलाएगा। ठीक है, बट वही लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले इधर था, अब आके इधर हो गया, तो टाइम के साथ लोकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पी तो मूव किया ही नहीं है, तो मोशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, सो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते ही सब पूरी सिस्टम चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट चेंज हो जाता है, फिजिक्स वही रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, वो पाथ जो भी जितना भी ट्रैवल किया, टोटल पाथ जितना भी ट्रैवल किया रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, वो पूरा डिस्टेंस में आता है। जैसे ये वाला जो मैप बना हुआ है पिंक पेन से, वो पूरा, इसकी जितनी भी डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस के अंदर काउंट आएगा, जितना भी मेजर किया, जितना भी ट्रैवल किया वो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो स्टार्ट पॉइंट होता है एस और एंड पॉइंट होता है ई, उन दोनों के बीच में जो पोजीशन आई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो कनेक्ट करने वाला डिस्टेंस आया, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है इसका। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट एट द सेम प्लेस। इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये पार्ट डिपेंडेंट होगा डेफिनेटली, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से सीधा समझ आएगा कि अगर आगे 5 मीटर चले, फिर पीछे 3 मीटर आए, तो टोटल डिस्टेंस तो 8 मीटर कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर का। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब स्पीड आती है, और वही उसकी जगह, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, सेम अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, और वैसे ही स्पीड के लिए वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है।
अब एक सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं, अगर 60 किलोमीटर से आर में चले तो स्पीड कितनी हुई, 60 किलोमीटर पर आर। बट वही जगह 60 किलोमीटर इस डायरेक्शन में 1 घंटे तक चले तो वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर आर इन इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है खाली, और ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें एक चीज नोटिस करेंगे तो ये होगा कि जो भी एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा हमेशा इसके इक्वल, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन को अगर हटा दे, सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये ऑलवेज होगा क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा, जब डिस्टेंस एक मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाकी डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स है, होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस है। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो देखो ये कर्व है, ये कर्व में देखे तो ये कर्व मूव कर रहा है, उसमें एक पॉइंट है टीडी पे। ठीक है, इधर से इधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में उसको टीडी टाइम लगता है। ये इंस्टेंटेनियस के लिए बात कर रहा है। तो उसको अगर जूम इन किया सो ये बनेगा, व्हाट इज दिस, कि ये पॉइंट से ये पॉइंट आने में उसको dr डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए इसके लिए क्योंकि ये इनफाइट मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पॉइंट है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस बोला है ना, तो इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, मतलब बहुत बेर मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो इधर इस केस में क्या हो जाता है, अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे हमेशा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का रूल नहीं लगता, इसमें डायरेक्ट इक्वल ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज डन। और ये मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी होगी इस केस में, उसका ही मैग्नीट्यूड अगर ले लिया तो स्पीड बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डीवी वेक्टर अपॉन dt करें तो एक्सेलरेशन आता है। अब अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होगा, उसका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंसिडर होता है। ठीक है, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है और इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दो टाइप के एक्सेलरेशन होता है। वैसा क्यों, सो लेट्स सी दिस। अगर ये वाइट पाथ के ऊपर एक पार्टिकल पी मान लो, पी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो उस पॉइंट पे इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम उसकी वेलोसिटी देखें तो हमेशा वो टेंजेंशियल होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, हमेशा उसकी टेंजेंशियल होगी। तो ये जो पाथ कवर कर रहा है उसकी एक टेंजेंट लाइन होगी, उसकी डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जो होगा वो अगर इसी पोजीशन में हो रहा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। बट उसको अगर कर्व पाथ फॉलो करना है, ये वाला कर्व ऐसे फॉलो करना है, तो उसको उसके एक्सेलरेशन को थोड़ा कुछ एंगल पे होना पड़ेगा वेलोसिटी से। ठीक है, सो ये टोटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, थीटा। अब ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक टेंजेंट की लाइन में और एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन में। ठीक है, ऑरेंज लाइन पे जो कंपोनेंट आया वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, और जो ग्रीन लाइन पे कंपोनेंट आया उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर ये स्पीड है उसकी रेट ऑफ चेंज कितनी हो रही है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा ये कंपोनेंट है टेंजेंट वाला और ये सेंट्रीपिटल वाला, वो दोनों ऐड होंगे, मतलब दोनों को वेक्टर तो होना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंट खुद के मतलब रिस्पेक्ट में। सो टेंजेंट भी एक वेक्टर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है और सेंट्रीपिटल भी वेक्टर है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, और डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और सेंट्रीपिटल सेम परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और टेंजेंट लाइन।
क्योंकि वेलोसिटी और टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो जितने भी ग्राफ बन सकते हैं, विल ट्राई टू फाइंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अब इस इधर क्या हो रहा है, पहले रीड करते हैं इस ग्राफ को। क्या हो रहा है कि एक्स के साथ, मतलब टाइम के साथ इधर से टाइम इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 सेकेंड्स जितने भी हो। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। एक्स इज कांस्टेंट हियर, एक्स इज कांस्टेंट हियर। उसका क्या मतलब, पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे हो गया, वो मूव ही नहीं कर रहा, तभी तो कांस्टेंट है पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से पोजीशन कांस्टेंट कब होती है, जब पार्टिकल मूव ही नहीं करता। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये वाला पार्ट, जहाँ पे एक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ, ये वाला, एक्स इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कोई एंगल से बढ़ रहा है, थीटा। अब एक्स बाई टी जो होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है। और अगर मैथमेटिकल वे से देखे तो ये जो लाइन बन रही है, उसका स्लोप क्या होगा, एम होगा। और एम क्या होता है, टेन थीटा। सो इधर वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इज टेन थीटा। ठीक है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ग्रो कर रहा है, उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है इधर। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। रेस्ट पे होता है तो वेलोसिटी भी जीरो होती है, लिख लेता हूँ। रेस्ट पे होता है तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। इधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, उसमें देख लेते हैं, तीन पार्टिकल बना लेते हैं। लेट्स से ये ए पार्टिकल का है, ये बी पार्टिकल का है, और ये सी पार्टिकल का है। अब इधर देखेंगे ना, तो सारों का स्लोप थीटा ही है, विच मीन्स वेलोसिटी ए, बी और सी की इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है। तो ये लाइन अलग अलग डिफरेंट जगह से बनने का मीनिंग क्या है, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल ए का, उसका कुछ x1 डिस्टेंस से वो स्टार्ट कर रहा है, t0 पे वो x1 पोजीशन पे है। ठीक है, और वहां से स्टार्ट कर रहा है वेलोसिटी ए के साथ, मतलब वी ए के साथ। ठीक है। अब जो बी है वो जीरो पोजीशन पे है। ठीक है, और उधर से स्टार्ट कर रहा है t0 पे। अब जो पार्टिकल सी है, वो t0 पे स्टार्ट नहीं कर रहा, वो t1 पे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और पोजीशन जीरो से, मतलब मान लो अगर मैं ऐसे ट्रैक बना दूं, मैं इधर बोलूं ये x इज इक्वल्स टू जीरो है, ये x इज इक्वल्स टू वन है। ठीक है, x1। तो पार्टिकल ए इधर है, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी इधर है। अब फर्स्ट ए स्टार्ट करेगा, और उसके साथ ही साथ बी भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि t0 पे दोनों ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं। बट सी कब स्टार्ट करेगा, जब टाइम इज इक्वल्स टू t1 होगा, तब सी स्टार्ट करेगा। ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ग्राफ अलग अलग पोजीशन से बनने का मतलब क्या है, इधर से क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या थे, नेक्स्ट था कि अगर ऐसा स्लोप बन जाए, मान लो दिस इज वन स्लोप, ये दूसरा स्लोप। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है कि भले ही जो पार्टिकल, ये सेकंड का पार्टिकल है टू, वो x1 से या x2 जो भी पोजीशन है x1 से स्टार्ट कर रहा है, पर उसकी वेलोसिटी जो है वो कम है। ठीक है। और जो पार्टिकल वन है, दिस वन, वो भले ही जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, बट उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, ये थीटा टू ले लो, और ये थीटा वन। सो टेन थीटा वन इज ग्रेटर देन टेन थीटा टू, तो वेलोसिटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ टू। अब पार्टिकल टू की वेलोसिटी कम है। ठीक है, अब वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, बट इस पोजीशन पे ये जो पोजीशन मिली, वहां पे दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि वो पीछे से, पार्टिकल वन पीछे से स्टार्ट कर रहा है, बट उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, और पार्टिकल टू आगे से स्टार्ट कर रहा है, बट उसकी वेलोसिटी कम है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा टाइम टी, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे,
क्योंकि पीछे वाला तेज सी से आ रहा है आगे वाले से। ठीक है। और उसके बाद पार्टिकल वन टू को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, सो ऐसे ग्राफ को समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट, ये मान लो कर्व आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, क्योंकि मेरे को स्लोप निकालना है। ठीक है, सो दिस सॉरी, टेंजेंट अच्छे से है। हाँ। सो इधर क्या हो रहा है, थीटा 2 है ये, और ये थीटा 1 है। ठीक है, 1 इधर के लिए और 2 इधर के लिए, 1 इधर के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा। हाँ, इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी पहले क्या थी, जीरो थी, क्योंकि स्लोप जीरो था, तो जीरो से स्टार्ट की, टाइम के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। अगर ऐसा कांस्टेंट, मतलब वो स्लोप पे डिपेंड करेगा, उसके फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा कि क्या किस इक्वेशन से ये बढ़ रहा है, वो सब आगे। ठीक है, तो इस केस में अगर स्लोप से ये करेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। इन केस अगर ये वाला जो स्लोप है वो कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है वी की, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सो इस स्लोप के लिए क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन माइट बी कांस्टेंट। जीरो तो नहीं है, उतना तो श्योर हो गया। ठीक है, जीरो नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट कांस्टेंट छोड़ो, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और एक्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ आ गया इसमें। अब वही सेम चीज़ अगर उल्टा ग्राफ हो तो क्या हो रहा है, उल्टे ग्राफ में अगर बात करें तो ये पोजीशन पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, स्लोप डिक्रीज कर गया, थीटा जो है डिक्रीज कर रहा है, तो टेन थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो ये पार्ट आया कि पहले कुछ तो वेलोसिटी थी इनिशियल पॉइंट पे, ये जो स्लोप थीटा 1 है, ये कुछ तो वेलोसिटी थी, बट वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव वाला होगा, कि उसको रिटार्ड कर रहा है, उसको रिटार्डेशन बोलता है, तो रिटार्ड करता है। ये क्वेश्चन से पूरा समझ लेते हैं ग्राफ को कैसे रीड किया होता है। ठीक है, अब इधर ओ से ए की बात करें पहले लिए, ओके, ओ से ए, तो ओ से ए क्या कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। और स्पीड भी क्या हो रही है, स्लोप का मैग्नीट्यूड, स्लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस, सबके सब इंस्टेंटेनियस है। सो स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। अब ए से बी में ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, क्योंकि ये स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या, जीरो, और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी क्या, कांस्टेंट। ठीक है, अब बी से सी में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इधर से ये, इधर से ये। ठीक है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा, रिटार्ड करेगा, या ऐसे बोल दो। ठीक है, अब इधर ये स्पीड भी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। अब सी से डी में बात करें, तो सी से डी में क्या होगा, स्लोप वापस से, ये स्लोप है और ये स्लोप है। ठीक है, सो स्लोप तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इधर से डिक्रीज कर रहा है, सॉरी। ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू उसकी, क्योंकि स्लोप क्या होता है, ये वाला एंगल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल, थीटा 1 थीटा 2। सो ये डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कब करेगा, जब ये एक्सेलरेशन कम होगा। पर इधर इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज क्यों कर रही है, उसका सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ, है ना। अब सी के मान लो थोड़ा सा नीचे जाते ही स्लोप पे, कैसी सिचुएशन आएगी होगी, ऐसी सिचुएशन आई होगी, ये थीटा है। ठीक है, और जो स्पीड होती है वो क्या होता है, टेन थीटा का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये और ये, ठीक है, ये डी के करीब है कुछ और ये सी के करीब है। अब इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली इसकी ज्यादा होगी, है ना। मैग्नीट्यूड वैल्यू तो इसकी ज्यादा होगी,
इसकी ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये नेगेटिव में है। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होगी? वैल्यूज़ दोनों नेगेटिव में होगी। मान लो ये -50 होगा, तो ये होगा -70। ठीक है, तो वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसका अगर मैं टोटल इसकी बात करूँ, तो -50 से, लेट से ये लिख दिया मैंने तो क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी का केस क्या है? मान लो मैं इसका स्लोप -50 ले लेता हूँ। ठीक है, एक रैंडम नंबर है, और इसका -70 ले लेता हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या कंसीडर होगा? -50 से -70 जा रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव जा रहा है वो। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब उसी केस में स्पीड तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है? 50 से 70 जा रहा है ना। -50 का मैग्नीट्यूड 50, और -70 का मैग्नीट्यूड 70। तो 50 से 70 जा रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये केस में सी से डी जाने में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब देखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है स्पीड का। ठीक है, और इधर इस केस में क्योंकि बस ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव स्लोप की वजह से वेलोसिटी और स्पीड दोनों अपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब एक नेगेटिव है, एक कम हो रहा है, तो एक बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल। तो ये ग्राफ से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, थैंक यू।